गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं विनीत स्वागत करता हूं आप सभी का संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे आपको साइंस की क्लासेस प्रॉपर डेली में मिल रही हैं। आज दूसरा सेशन है जो कि अपना प्रीवियस ईयर PYQs का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन है पूरे बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है जो भी आए हुए हैं। आपको करना क्या, केवल अच्छे से देखना है, क्वेश्चन पर समझना है, अटेम्प्ट करना है। आ रहा तब भी ठीक है, नहीं आ रहा तो उसको नोट कर लो, सीख लो उसको कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्यादा कुछ टफ नहीं पूछता है, बट उसको क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, और उसको अगर आ रहा तब तो ठीक है, नहीं आ रहा तो उसको नोट कर लीजिए। देखते हैं आज के सेशन में कैसे रहते हैं क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं अब आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन ये आपका है, सही विकल्प चुनते हुए अल्कोहल की समजातीय श्रृंखला का पूरा करें। अब देखो आज का पहला क्वेश्चन यही है कि कह रहा सभी सही विकल्प चुनते हुए अल्कोहल की समजातीय श्रृंखला को पूरा करें। तो इसमें क्या करना है, देखो जैसा सीरीज चल रही उसमें यहाँ पे कुछ आएगा, उसको आपको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट कैसे होगा, इसमें तो सिंपल अगर रीजनिंग भी लगा दोगे तब भी कर लोगे। देखो जैसे एक कार्बन यहाँ है, यहाँ 2 हो गए, तो यहाँ कितना होगा, ये तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 3 कार्बन हो गया, यहाँ पे H के 3 है, H कितने 5 हुए, तो यहाँ पे कितना हो गया, H 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। अब देखो OH इसमें भी, OH इसमें भी, तो OH इसमें भी होगा, OH इसमें भी होगा, देखो OH इसमें भी है। अब देखो यहाँ 3 था तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 7 था तो यहाँ 9 हो गया। देख लीजिए कौन सा होगा आपका C3H7OH। कौन सा आंसर होगा, आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। ये चीज समझ में, इसको आप कुछ क्वेश्चन ग्रुप में ऐसे मिलेंगे, आप आसानी से उनको टैकल कर लोगे अगर PYQs अच्छे से देखे हो तो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकार के एपिथेलियल या उपकला ऊतकों में से कौन से फेफड़े के वायु कोशिका या एलोलाई की एक परत बनाते हैं। अब देखो फेफड़ों की बात कर रहा है तो फेफड़ों की बात कर लेते हैं। फेफड़ों के बारे में क्या पूछेगा, एक तो फेफड़ों के बारे आपकी रिप्स पूछ लेगा, पसलियों की संख्या, पसलियां पूछ लेगा तो कितनी होंगी, 12 पेयर। ठीक, नंबर 2 अगर फेफड़ों के बारे में पूछेगा तो पूछेगा फेफड़ों की यूनिट क्या है, तो एल्यूलाई। अगर यूनिट की बात करेगा कि फेफड़े की यूनिट क्या है, अगर कहेगा यूनिट क्या है तो एल्यूलाई। अब फेफड़े करेंगे क्या, तो क्या करेंगे, फेफड़े करेंगे क्या, ये फेफड़े ब्लड में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। क्या करेंगे, खून में O2 जोड़ते हैं, ऑक्सीजन जोड़ते हैं। ये काम फेफड़ों का हो गया। अब देख लीजिए, कह रहा वायु कोशिका की एक परत बनाते हैं। तो जो परत बनाएंगे तो ये बनाएंगे स्क्वैमस की, किसकी, स्क्वैमस, ये स्क्वैमस की बनाएंगे। तो आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका सी करेक्ट होगा। देखो घनाकार भी नहीं बनाएंगे, रोमक स्तंभ भी नहीं बनाएंगे, स्तंभकार भी नहीं बनाएंगे। फेफड़ों के बारे में इतनी जानकारी जो आपको एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरते हैं जब आपतित किरण। अब पूछ रहा आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण की प्रमुख ध्रुव के समांतर या उत्तल दर्पण के C से गुजर रहा है, या उत्तल दर्पण की प्रमुख ध्रुव के समांतर या समतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित। अब कौन सा आंसर होगा देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए। परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजारते हैं जब आपतित किरण क्या होगी, अवतल दर्पण की प्रमुख ध्रुव के समांतर होगी। क्या होगी, अवतल दर्पण के समांतर होगी। तो आंसर कौन सा आपका करेक्ट होगा, आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण की प्रमुख धुरी के समांतर, अवतल दर्पण के प्रमुख धुरी के समांतर, आंसर ए इज करेक्ट, ए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक क्यों है? अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, अगर CO के बारे में कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से लिखते हैं। देखो इसको क्या क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गला घोटू गैस, गला घोटू गैस बोलते हैं, गला घोटू गैस। ठीक। नंबर 2, ये गला घोटू गैस है क्यों? क्योंकि ये जब ऑक्सीजन जो हम अंदर की तरफ ले रहे हैं सांस के जरिए, तो ये अंदर जाके ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देती है, ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देती है। तो रुधिर में क्या करेगी, रुधिर में ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देती, अब देख लो आप, अब उसी हिसाब से ऑप्शन देख लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक क्यों है? क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया ना, क्योंकि यह वाहन निकास में मौजूद है। हाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वाहन निकास में मौजूद होता है, ये तो बात सत्य है, मौजूद होता है, बड़े लेवल पे मौजूद होता है, बट ये अभी इसको पेंडिंग रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यह आरबीसी को मार देता है, देखो मारता तो नहीं है, आरबीसी को मारता नहीं है, क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है। यह भी सही है, तो आंसर जो परफेक्ट इसका सही होगा वो डी ही होगा, क्योंकि क्या करता है, रुधिर में ऑक्सीजन लेवल को कम करता है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी भी सही होगा। ऑप्शन बी में आपका ऐसा नहीं है, अगर ऑप्शन डी ना होता तो ऑप्शन बी मारते, क्योंकि ये वाहन के निकास में मौजूद होता है, ऐसा नहीं मौजूद नहीं होता, मौजूद होता है, लेकिन डी ज्यादा परफेक्ट आंसर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनोइक एसिड के नाम से, प्रोपोनोइक एसिड के नाम में कौन सा प्रत्यय है? अब देखो प्रोपोनोइक कौन सा है? ओइक, नोइक, प्रोपोनोइक ओइक है, ओइक प्रत्यय है ना, ओइक प्रत्यय है, तो कौन सा ओइक प्रत्यय है? तो प्रोपेन प्रत्यय एन है, प्रोप है, क्या है? ओइक एसिड प्रत्यय है ना, तो कौन सा आंसर होगा? आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। इसमें कोई एडिशनल क्वेश्चन नहीं है, कोई भी एडिशनल क्वेश्चन नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें ऐड कर दे रहे, नहीं, सब पीवाईक्यूज ही ओरिजिनल क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मैंने अलग से नहीं ऐड किया। जितने क्वेश्चन मिलेंगे आज के सेशन में, कल जो हो चुका सेशन, सब पीवाईक्यूज है, और आने वाले जो सेशन रहेंगे आपके 4-5 सेशन, वो पीवाईक्यूज ही रखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आधुनिक आवर्त सारणी की 7वीं आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी की 7वीं आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? देखो पहले में 2, 8, 18, 32 और 32 अधूरे, 32 अधूरा। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। किसने पूछ रहा है? 7वें आवर्त में, तो कितना हो जाएगा? 32 अधूरा, 32 अधूरा। तो 32 अधूरा तो है नहीं, तो कौन सा मारेंगे हम? 32 मारेंगे। कौन सा मारेंगे? 32 मारेंगे। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर डी, आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब में 12 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ने पर, एक बल्ब 12 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ने पर 36 वाट बनाता है। यदि यह 6 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा है तो खपत की गई बिजली, इसमें वाट में पूछा है। अब देखो इसका फार्मूला, P बराबर क्या लिखेंगे? P बराबर V इंटू आई। ठीक है, अब देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आपका पावर है। अब इसको मॉडिफाइड कर लेंगे, तो V बराबर क्या होगा? I इंटू आर। तो हम I की वैल्यू रख देंगे, तो I के बराबर कितना हो जाएगा? V बाई आर। तो इसमें पुट करेंगे तो P की वैल्यू क्या निकल के आएगी? P बराबर V स्क्वायर बाई आर। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा।
हम जब आई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। अब इसमें देखो हमको गिवन क्या है, गिवन है क्या क्या, पहली कंडीशन है 12 वोल्ट, तो वोल्ट दिया है कितना 12, 36 वाट, P बराबर कितना दिया है 36, 36 वाट। दूसरी कंडीशन में हमको 6 वोल्ट दिया है, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन में निकालना है। तो देखो P की वैल्यू कितनी है 36, V की 12, R यहां से निकाल लेंगे तो R कितना निकल के आएगा अपना, R बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 144 बाय 36, 6 से कटोगे 6 छरंग 36, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो 6 चौक 24, तो R कितना आ जाएगा 4 ओम, 4 ओम आ जाएगा। अब R की वैल्यू निकल आई है, अब हमको 6 वोल्ट पे R की वैल्यू रख के हमको फिर से पावर निकालनी है। तो देखो फिर से पावर निकालोगे तो सेम इसी फार्मूले से निकाल लो, V स्क्वायर बाई R। देखो हमको पावर निकालनी है, वोल्ट कितनी दिया है, वोल्ट दिया इस बार 6 वोल्ट, तो 6 का स्क्वायर बाई R कितना दे दिया इस बार, R हम निकाले हैं 4, तो इसको निकालेंगे तो कितना हो गया 36 बाई 4, तो 4 9 36, 9 वाट, 9 वाट। तो अब P कितना है दूसरा, जब 6 वोल्ट की अगर हम आपूर्ति के लिए 6 वोल्ट कर जोड़ेंगे तो हमारा पावर कितना आएगा 9 वाट। समझ में आई चीजें, देख लीजिए 9 वाट किसमें है, 9 वाट है ऑप्शन डी में, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर डी इज करेक्ट। ये जो आपको ये रिलेशन बताया ना, ऐसा कोई सेट नहीं बनेगा ग्रुप डी में जिसमें ये पूछा ना जाए, या तो आपका ओम्स लॉ ये आ जाएगा, या तो ओम्स लॉ ये आ जाएगा, या फिर ये आ जाएगा। जो दो चीजें लिखी है इस बोर्ड पे ना, दो चीजें, इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है हमेशा। कोई भी सेट बने, कोई भी सेट बनेगा उसमें एक क्वेश्चन इससे रहेगा, कभी इससे थ्योरी पूछ लेगा, कभी इसका फार्मूला पूछ लेगा, कभी इस पे न्यूमेरिकल पूछ लेगा, कभी इस पे न्यूमेरिकल पूछ लेगा, कभी इसका फार्मूला पूछ लेगा, कभी ये फार्मूला पूछ लेगा, कुछ ना कुछ आपको हर एक सेट में ये दोनों से रहने। ये समझो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज लिखी है आप, वेरी वेरी वीवीआई ये चीजें लिखी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही सामग्री के दो तारों पर विचार करें, लेकिन उनके क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रों का अनुपात, क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रों का अनुपात मतलब अगर क्षेत्र मतलब A1 और A2 का अनुपात कितना दिया है 1:10, और उनकी लंबाइयों का अनुपात कितना हुआ L1 L2 2:5। यदि समान 10 वोल्ट बैटरी इन दो तारों में अलग से जुड़ी हुई है, तो इन दो तारों का वर्तमान प्रवाह का अनुपात, वर्तमान प्रवाह पूछ रहा है, प्रवाह मतलब वर्तमान करंट पूछ रहा, प्रवाह मतलब वर्तमान करंट पूछ रहा। अब देखो एक रिलेशन आप लोग हमेशा पढ़ते हो, R बराबर रो L अपान A, पढ़ते हो कि नहीं। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, सबसे बड़ी बात देखो क्या पूछेगा इसमें, डायरेक्ट इसी ग्रुप में इससे क्वेश्चन बनता है। देखो इसे क्या पूछ लेगा, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस देखो L पे करेगा, देखो L पे कर रहा कि नहीं करेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो L बढ़ेगा। देखो L लेंथ पे डिपेंड करेगा, लंबाई पे डिपेंड करेगा। नंबर 2 किस पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, किससे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करेगा, एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करेगा। नंबर 3 किस पे डिपेंड करेगा, नंबर 3 आप डिपेंड करेगा किस पे, मटेरियल पे, रो पे डिपेंड करेगा। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, लंबाई पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और मटेरियल पे। रेजिस्टेंस से डिपेंड करेगा। अब पूछ लेगा कभी लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, छोटी चीजें सब पूछ लेगा। आप सब चीजें इससे ही बता सकते हो, सारी चीजें इससे ही बता सकते हो। अब चलो फार्मूले आते हैं अपने न्यूमेरिकल पे आएंगे तो देखो
आर किसका किसका रिलेशन है, रेजिस्टेंस किसका किसका, एल का और ए का। देखो अगर हम रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 का रिलेशन निकाल लें, कैसे निकालेंगे, देखो मटेरियल तो सेम है, तो L1 अपान A1 बाई L2 अपान A2, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, L1 A2 अपान L2 A2 हो जाएगा ना। अब देखो L1 अपान L2, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं ना, L1 अपान L2 ऐसे, और A2 अपान A1 लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो L1 अपान L2 की रेशियो कितना दिया गया है, L1 अपान L2 का रेशियो कितना है, 2:5, 2:5, तो यहाँ कितना रखेंगे, 2:5, ठीक है, इंटू अब A2 अपान A1 अपान A2 का रेशियो हमको दिया है, A1 अपान A2 का कितना 1:10, लेकिन हम अगर A2 A1 का लिखें तो कितना हो जाएगा 10:1, तो कैसे लिखेंगे 10/1, ठीक है। अब देखो काट लो, 5 से कम 5, 5 दूना 10, तो कितना हुआ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 1 1, तो 4:1 का किसका रेशियो आया, रेजिस्टेंस का। अब देख लीजिए इधर, देखो इधर पर, तो रेजिस्टेंस का कितना है, R बराबर R1 अपान R2, कितना रेशियो आया 4:1, ठीक बात है। अब देखो रेजिस्टेंस पूछा है हमसे, करंट, रेजिस्टेंस और करंट में रिलेशन क्या होता है, V बराबर अगर IR होता है, V बराबर अगर IR होगा तो रेजिस्टेंस करंट का कैसा रिलेशन होगा, इनवर्सली, तो I डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, होगा कि नहीं होगा, मतलब रेजिस्टेंस अगर दिया है, रेजिस्टेंस दिया है तो उसका इन्वर्स कर देंगे तो करंट निकल आएगा, करंट दिया है तो उसका इन्वर्स कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस निकल आएगा। दोनों अगर अपोजिट कर देंगे तो देखो, अब अगर करंट की निकालनी हो तो I1 I2 निकालना हो तो क्या करेंगे, ये वैल्यू पलट देंगे 1:4, क्योंकि भाई इन्वर्स होता है ना, ये चीजें इन्वर्स है ना, तो हम अगर इस वैल्यू को पलट देंगे तो हमारी करंट की वैल्यू I1 1/2 के अनुपात में आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछा था, करंट ही प्रवाह ही तो पूछा था, 1:4, देख लीजिए 1:4 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए इज 4:1 भी है, 4:1 भी रखा है, यही तो ग्रुप डी में यही तो क्वेश्चनों का रहता है, क्वेश्चन फंसाएगा, छोटी छोटी चीजों में फंसाएगा, क्वेश्चन सब आता होगा आपको बट ऑप्शनों में फंसा लेगा, ऑप्शन से छोड़ेगा, किसी ना किसी छोटी चीज में फंसा लेगा। अगर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप कर पाओगे। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर आपका ए करेक्ट होगा। क्या पूछा है, 1:4, 1:4, ऑप्शन 1:4, ए इज करेक्ट। सब चीजें समझ में आई, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन जैसे ये न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछ लिया, कभी कभी होगा इस पे क्वेश्चन बनाएगा, जो अभी समझाएं इस पे कोई ना कोई सेट में एक क्वेश्चन रखा मिलेगा, श्योर है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन एक सेट में रखा ही मिलेगा। समझ ली सारी चीजें, नोट कर ली, प्रॉपर नोट करते रहिए, समझते रहिए, प्रॉपर उसको नोट को रिवाइज करते रहिए। कोई भी डाउट रहा करे तो कमेंट में छोड़ते रहिए, उसको प्रॉपर कमेंट हम आपके देखते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देख लो सेम सेट में, सेम सेट है, वो क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल, ये देखो उसी का फार्मूला पूछ लिया। अब देखो विद्युत परिपथ में यदि विद्युत वोल्टेज और प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व क्रमशः PV और R, PV मतलब P पावर, V वोल्टेज, R मतलब रेजिस्टेंस द्वारा किया जाता है, तो उनके बीच सही संबंध क्या है। अब देखो सही संबंध कौन कौन सा हो सकता है, अगर P बराबर VI तो भी बताए हैं, ये एक हुआ, एक हो गया। अब ओम्स लॉ साइड में लिख लो, V बराबर I इंटू R। अब देखो यहां से पहले V की वैल्यू रख लो, तो P बराबर अगर V की वैल्यू रख लेंगे तो कितना हो जाएगा I, ये जो I बचा ये वाला, ठीक, और V की वैल्यू रखेंगे तो I इंटू R, तो ये कितना हो जाएगा I²R, ये दूसरा हो गया। दूसरी बार में अगर इसमें रखेंगे तो हम क्या रखेंगे, I की वैल्यू रख देंगे, कितनी रखेंगे I की वैल्यू, V/R, यहां से निकाल लो। तो अब रखेंगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर V की रखेंगे तो एक V ये वाला है, एक V वो वाला, तो V²/R, ये 3 हो जाएगा। ये 3 ही रिलेशन बन सकते हैं, इसके अलावा नहीं बन सकता है। तो कह रहा है इनके बीच सही संबंध कौन सा है, सही संबंध कौन सा होगा, तो सही संबंध एक तो ये होगा
या तो फिर ये वाला होगा या तो फिर ये वाला होगा, तीनों में से कोई ना कोई एक सही संबंध होगा। देखो वी आर स्क्वायर है कहीं पे, नहीं है, कट करो। वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है कहीं पे, नहीं है। वी आर स्क्वायर तो कहीं नहीं है, वी स्क्वायर आर भी कहीं नहीं है, आई स्क्वायर आर है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? वी स्क्वायर बाई आर। कौन सा? ये वाला। आपको ये चीजें प्रॉपर आनी चाहिए। देखो एक ही सेट में दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे पूछ लिया, इसके पहले वाला जो लगाए थे वो और ये, तो कौन सा आंसर होगा? आंसर ए इज करेक्ट। आंसर ए इज करेक्ट। सारी चीज देख लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के प्लाज्मा के समान है लेकिन रंगहीन है और इसमें कम प्रोटीन होता है। रंगहीन है, कम प्रोटीन है, ये चीजें देखनी है। तो देखो आरबीसी तो रंगहीन है, आरबीसी तो रंगदार है। कौन सा? लाल। और किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। हीमो क्या है? यह है लोहा। ग्लोबिन क्या है? यह है प्रोटीन। इसी वजह से लोगों जैसे कहेंगे हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो कभी कभी उनको क्या किया जाता है? आयरन की गोलियां खिलाई जाती हैं। आयरन की गोलियां मतलब लोहा पहुंचाया जाता है उनको, आयरन की गोलियां खिलाई जाती हैं। अब देखो डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो ये सफेद कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो इसको क्या बोलेंगे? व्हाइट ब्लड सेल्स। तो अब इसकी बात रही लिम्फ की, तो लिम्फोसाइट किसको बोलेंगे? लिम्फोसाइट भी डब्ल्यूबीसी को बोलेंगे, ये डब्ल्यूबीसी को ही बोलेंगे। अब देखो अच्छा लिम्फ है, लिम्फोसाइट लिम्फ है, हाँ, तो लिम्फ तो नहीं, इसको नहीं बोलेंगे। प्लेटलेट्स होता, प्लेटलेट्स जो होगा तो ये पार्ट आपका ब्लड का ही है, प्लेटलेट्स ये ब्लड कार्पसल्स का ही पार्ट है प्लेटलेट्स अपना। तो जो रंगहीन होगा वो कम प्रोटीन पाई जाएगी, वो लिम्फ में ही पाई जाएगी। अगर लिम्फोसाइट होता तो वो आपका व्हाइट ब्लड सेल्स का ही पार्ट होता। अगर एरिथ्रोसाइट होता वो डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता। डब्ल्यूबीसी आपके बॉडी में करेगा क्या? ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का बाद काम करेगा डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? डब्ल्यूबीसी आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता, कि छोटी मोटी बीमारी होगी पता भी नहीं चलेगी, वो क्षमता डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड करवाएगा। प्लेटलेट्स क्या करेगा? प्लेटलेट्स आपके अंदर ये भी एक तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ाती हैं और लिक्विड पार्ट को भी मैनेज करती हैं। तो ये चीज समझ में आई। अगर लाल रंग होता है किसके कारण है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होगा। हीमो मतलब क्या होगा? तो लोहा। अगर ग्लोबिन मतलब तो प्रोटीन। चीजें समझ में आई। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र में रखा जाता है तो छवि इस प्रकार बनेगी डैश पर। पूछ रहा है कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। देख लो अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। ये क्या हुआ? ये एफ है, ये क्या सी है, ये क्या इनफाइनाइट है। अब क्या कह रहा है? वक्रता केंद्र पर, वक्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब जस्ता के दाने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगहीन उत्पन्न होती है जो कि साथ जलती है। जो कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पूछे गए, बोर्ड ने जैसे पूछे थे सेम डिक्टो क्वेश्चन में से उठा लाए, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, एकदम एक्यूरेट। तो देखो जब जस्ता के दाने को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रक्रिया कराई जाती है तो कौन सी आवाज आएगी? पॉप ध्वनि की आवाज आएगी। पॉप ध्वनि की, ढूंढिए पॉप ध्वनि कहाँ है? लाल ज्वाला के साथ नहीं, हरी नहीं, पीली, पॉप ध्वनि की आवाज आएगी, पॉप ध्वनि। तो आंसर ए इज करेक्ट। अब देखो, अब इसमें ज्वाला की बात चले, ज्वाला की ना, तो अगर फ्लेम में ज्वाला, देखो अगर फ्लेम के चारों तरफ, फ्लेम के अराउंड अगर हरे रंग से जल रही ना, फ्लेम के चारों तरफ अगर हरा रंग दिख रहा है, हरा, तो ये इसमें क्या होगा? इसमें टेम्परेचर जो होगा ना मैक्सिमम होगा।
टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर लाल ज्वाला के साथ जल रही है लाल, तो इसमें टेम्परेचर कम होगा, इसमें टेम्परेचर कम होगा। तो अपना आंसर तो पॉप धुन के साथ आवाज आएगी अगर जस्ते के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जस्ते को रिएक्ट करवाया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, द्रव ए का अपवर्तनांक 1.47 है। इसका मतलब यह है, अब देखो अपवर्तनांक की बात करेगा तो अपवर्तनांक का एक फार्मूला लिख लो। हवा में प्रकाश की चाल बाई बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हवा में प्रकाश की चाल है या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल है। अब देखो, अब ये अपवर्तनांक है ना, तो अपवर्तनांक के बारे में बहुत पूछेगा कि अपवर्तनांक की यूनिट क्या है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? ये यूनिटलेस होगा। क्या होगा? यूनिटलेस, मतलब विमाहीन, कोई भी विमा इसकी नहीं होगी। अपवर्तनांक की कोई भी विमा नहीं होती। तो देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन अपना कह रहा है द्रव ए का अपवर्तनांक 1.47 है। तो इसका मतलब यह है द्रव का पूछा है ना, द्रव का अपवर्तनांक 1.47 है। तो हमको किसके रेस्पेक्ट में बताना है? निर्वात के रेस्पेक्ट में प्रकाश की चाल। तो हवा में द्रव में अपवर्तनांक 1.47 है, तो इसके मतलब निर्वात में 1.47 कम होगा, है कि नहीं? तो वो वाला ऑप्शन ढूंढो। हवा में प्रकाश की गति, द्रव ए में प्रकाश की गति हवा में प्रकाश की गति से 1.7 गुना अधिक है। अधिक तो बिल्कुल नहीं होगा। द्रव में प्रकाश की गति पानी में प्रकाश की गति से 1.47 गुना बढ़ जाती है, नहीं। द्रव ए में प्रकाश की गति पानी में प्रकाश की गति से 1.47 गुना अधिक है, नहीं। अधिक तो बिल्कुल नहीं होगा, 1.47 गुना। द्रव ए में प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति से 1.47 गुना कम है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी होगा। द्रव ए में प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति से 1.47 गुना कम हो जाती है, क्योंकि हमको द्रव में कह के किसके पूछा है? निर्वात में पूछा है। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर डी इज करेक्ट। अब अपवर्तनांक के बारे में तो ये तो बता ही दिया, ये यूनिटलेस होता है। हवा में प्रकाश की चाल या फिर माध्यम में हवा में प्रकाश की चाल या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल बाई माध्यम में प्रकाश की चाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक लंबा पेड़ अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहां जमा कर सकता है? एक लंबा पेड़ अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहां जमा कर सकता है? ये क्वेश्चन जो आए हैं ग्रुप बी में बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसा पूछा है उसने वैसे लाए हैं। अब इसमें देखो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कॉमन सेंस थोड़ा बहुत लगाओगे तो कर ले जाओगे। तो इसको देखो, छाल के ऊतक में नहीं, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीजें आप भी बता दोगे। पुरानी जड़ों में नहीं, क्या करेगा? इंटरसेलुलर स्पेस में नहीं, कहां करेगा? पुराने जाइलम या फिर हार्डवुड, जो पुराने आपका जो अराउंड एरिया सरफेस पे लगा रहता है पेड़ के, जो हार्ड होता है, जिसको अगर उखाड़ो तो उखड़ जाता है ना, तो उसमें अपना अपशिष्ट जमा करता है, उसमें जमा करेगा। तो पुराने जाइलम या हार्डवुड में अपना जो अपशिष्ट रहेगा उसमें जमा करेगा। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर डी इज करेक्ट।
जिसको आप उसको जैसे पेड़ को अगर छुओगे तो बाहर खुरदरा खुरदरा जैसा लगेगा ना, तो वो उसका हार्डवुड होता है। हार्डवुड बाहर का हिस्सा, उसमें अपना वेस्ट अपशिष्ट जमा करता है पेड़। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है? जब क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाएगा तो लेड आयोडाइड ही बनेगा। क्या बनेगा? लेड आयोडाइड बनेगा। तो आंसर बी इसका करेक्ट होगा। बाकी लेड नाइट्रेट के साथ तो गर्मे कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। लेड ऑक्साइड, भाई लेड कहीं ऑक्साइड दिख रहा है उसमें, तो ऑक्साइड तो बनेगा नहीं। और कार्बाइड तो, क्योंकि कार्बाइड का तो सी तो कहीं है नहीं, कार्बाइड का तो कोई वही नहीं बनता, तो क्या बनेगा? लेड आयोडाइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस मौसम में जड़ या तने, किस मौसम में जड़ या तने के ऊतकों में जमा चीनी को कलियों तक पहुंचाया जाएगा, जिन्हें पौधों में बढ़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो कौन सा मौसम होगा जिसमें पेड़ अपने आप को सदाबहार जैसा महसूस करेगा, लगेगा उसको सारा हम ग्रोथ कर पा रहे हैं? देखो, सर्दी में, ठंडियों में क्या होता है, अपना पतझड़ करता है। जब ठंडियां जाने वाली होती है तो उसमें तो उसको नुकसान पहुंचता है, तो इसमें अपने आप को तो वो बढ़ाने में ऊर्जा भरपूर नहीं मिल पाएगी। गर्मियों में तो अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाएगा। मानसून में नहीं, किसमें? बसंत में पेड़ अपने आप को क्या करेगा? बढ़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कंप्लीट करेगा। किसमें? बसंत में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, क्या होता है जब बिना बुझा चूना जल के साथ तीव्र अभिक्रिया कराते हैं? देखो, चूना, बुझा हुआ चूना और जल के साथ जो अभिक्रिया होगी, तीव्र अभिक्रिया होगी। इसको तो याद रखो। क्या याद रखोगे? चूना जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी? तीव्र अभिक्रिया होगी। चूना जल के साथ अभिक्रिया कैसे होगी? तीव्र अभिक्रिया होगी। तीव्र अभिक्रिया होगी। चूना और जल के साथ जो अभिक्रिया होगी, तीव्र अभिक्रिया होगी। प्लस जब तीव्र अभिक्रिया होगी तो निकलेगा क्या? इसमें ये उष्मा देगा हमको। क्या करेगा? उष्मा देगा। ये क्या करता है? ये उष्मा देता है। अगर उष्मा देगा ये हमको, तो ये होगा क्या? उष्मा देगा कौन? देखो, पृथक्करण प्रतिक्रिया ना, पृथक्करण तो नहीं, उष्मा दे रहा है। उष्मा देने वाली प्रक्रिया को कहते क्या है? उष्मा देने वाली प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देख लीजिए, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया नहीं, विस्थापन अभिक्रिया नहीं, कौन सी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या होगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि चूना और जल के साथ तीव्र अभिक्रिया होगी तो हमको ये उष्मा देगा। तो उष्मा देने वाली अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऑप्शन कौन सा होगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चुंबकीय क्षेत्र में बलों की चुंबकीय रेखाएं एक साथ अधिक सघन होती हैं, तो यह किसकी उपस्थिति को इंगित करता है? अब देख लो,
क्या कह रहा है, एक साथ सघन होती हैं, एक साथ सघन होती हैं। अगर सघन हो गई तो क्या करेगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर सघन होंगी तो क्या होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र ढूंढ लो जो कौन सा होगा, अकेले चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव नहीं, कमजोर चुंबकीय क्षेत्र, अकेले चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, कौन सा होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जब क्रमशः 4500 एंगस्ट्रॉम, 5400 एंगस्ट्रॉम या 6000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश पुंज को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो विचलन कोण कितना होगा, 4500 एंगस्ट्रॉम। 4500 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश में अधिक, क्योंकि हमारा 4500, 5400 और 6000 एंगस्ट्रॉम में मिनिमम जो रहेगा अपना, जो 4500 रहेगा, इसके प्रकाश से जो अधिक रहेंगे वो आपका होगा। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर डी इज करेक्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे जो आपके साइंस में प्रीवियस ईयर आए थे। अब आप ये बताइएगा आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए और कैसा लग रहा है सेशन आपको, जो आप कितने सही कर पा रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, कितना समझ पा रहे हो। सबसे बड़ी बात ये रहती है ना, क्वेश्चन पढ़ हम सारा कुछ लेते हैं, बट करते क्या है, जब प्रैक्टिस की बारी आती है तो प्रैक्टिस ही नहीं हो पाता अच्छे से। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर रखे जाते हैं कि आप समझो, देखो कि क्या पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन घुमा रहा है। चीजें वही रहती हैं बट क्वेश्चन को घुमाता है वो, कि एक क्वेश्चन रहेगा उसको 4-5 तरीके से पूछेगा, तो वो चीज पकड़नी है हमको। चलो, तो बताना कमेंट में कैसा लग रहा है ये सेशन, इसको कंटिन्यू रखना है या फिर अपना टॉपिक वाइज वो वैसे पढ़ाना है, या फिर PYQs बाद में कर लेंगे, पहले हम टॉपिक वाइज कर लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो सारी चीजें कमेंट में डिस्कस करना। तो कैसा लग रहा है सेशन, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।